वक़्त से पहले मैं मर नहीं सकता, इसलिए मौत से डर कर अपने नस्बुलैन से दस्तबरदार नहीं हो सकता। ये जुमला किस शख्स ने कहा था? वो कौन सा शख्स था जिसकी बदौलत आज हम भारत की धमकियों को मजाक में उड़ा देते हैं, जिसने पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाया, जो पाकिस्तानी कौम के लिए पाकिस्तान वापस आया, लेकिन बाद में पाकिस्तानी कौम ने इन पर तरह तरह के इल्जामात लगाए। यकीनन आप लोग समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ मोहसिन पाकिस्तान और एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उसामा शाहिद और आप देख रहे हैं उसामा शाहिद यूट्यूब चैनल। यकम अप्रैल 1936 को हिंदुस्तान के शहर भोपाल में एक उर्दू बोलने वाले गौरी पठान खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो उस वक्त कोई भी नहीं जानता था कि ये बच्चा बड़ा होकर एक ऐसा काम कर जाएगा कि दुनिया इस बच्चे को मरने के बाद भी याद रखेगी। और आज दुनिया इस बच्चे को मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से जानती है। इस बच्चे के वालिद का नाम अब्दुल गफूर था, जो भारत की मशहूर यूनिवर्सिटी नूरपुर के ग्रेजुएट थे और एक टीचर थे। जबकि इस बच्चे की वालदा का नाम जुलेखा था, जो कि एक मजबूत ज़हन रखने वाली घरेलू खतून थी। खैर, अब्दुल कदीर खान ने अपनी इब्तदाई तालीम भोपाल से ही हासिल की। वो बचपन से ही इतने परहेजगार थे कि अपने मोहल्ले की मस्जिद में अजान दिया करते थे और 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा भी किया करते थे। खैर, अब्दुल कदीर खान ने 1952 में भोपाल के एक स्कूल से मैट्रिक तक की तालीम हासिल कर ली। इस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 16 बरस थी। लेकिन इससे पहले जब 1947 में तकसीम हिंद हुई तो भारत की हुकूमत ने भोपाल की स्टेट को वफाक के साथ इल्हाक करने का सोचा और भोपाल के मुसलमानों पर जुल्म जबर करना शुरू कर दिया। तो उस वक्त भोपाल के नवाब हाफिज मोहम्मद हमीदुल्लाह खान ने मुसलमानों को ये मशवरा दिया कि क्यों ना हम सब हिजरत करके पाकिस्तान चले जाएं। इसके बाद भोपाल के मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया। अब्दुल कदीर खान के 2 बड़े भाई बाकी मुसलमानों के साथ हिजरत करके पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में आ गए। लेकिन अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया कि मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, क्योंकि इस बच्चे के वालिदैन भोपाल में ही थे और वो अपने वालिदैन के साथ भोपाल के अंदर ही रहना चाहते थे। लेकिन अब्दुल कदीर खान के वालिदैन ने कहा कि अगर तुम कुछ बनना चाहते हो तो पाकिस्तान चले जाओ, हमारी उम्र अब बीत चुकी है, हमारा अल्लाह हाफिज है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी बाकी मुसलमानों के साथ हिजरत करके पाकिस्तान चले जाओ। लेकिन इसके बावजूद भी वो 3 साल तक भोपाल के अंदर अपने वालिदैन के साथ रहे। जब 1952 में भोपाल के अंदर हालात मजीद खराब होना शुरू हो गए तो अपने वालिदैन के कहने पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने सिर्फ 16 साल की उम्र में पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया। जब वो पाकिस्तान के लिए रवाना हुए तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक संदूक था, जिसमें कुछ किताबें थी और कुछ कपड़े थे। वो अपने सफर के बारे में बताते हैं कि अजमेर से मोनाबाव तक हिंदू पुलिस ने जो हमारे साथ तौहीन में सलूक किया, मैं उसे कभी भी अपनी लाइफ के अंदर नहीं भूलूंगा। तब मेरी समझ में ये बात आ गई कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान क्यों बनाया था। भारत की आखिरी चौकी पर पहुंचकर जब एक सिख सिपाही ने उनसे उनका कलम ये कहकर ले लिया कि तुम पाकिस्तान जाकर एक नया कलम ले लेना, तो इस पर उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि अल्लाह पाक ने जिसे कलम और इल्म अता किया हो उससे कोई भी नहीं ले सकता। ये तो फिर एक कलम है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक पाकिस्तान में मुझे और भी बहुत कुछ देगा। इसके बाद वो काफी तकलीफें और मुश्किलात झेलने के बाद पाकिस्तान पहुंच गए और कराची पहुंचकर उन्होंने तब अल्लाह का शुक्र अदा किया जब कराची के अंदर एक तंदूर पर गोश्त के सालन के साथ उन्होंने पेट भर कर खाना खाया और अपने भाइयों के पास
पहुंच गए। खैर, पाकिस्तान पहुंचने के बाद अब्दुल कदीर खान ने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए कराची के अंदर मौजूद डीजे साइंस कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां पर उन्होंने 1956 में बीएससी फिजिक्स की डिग्री हासिल कर ली। लेकिन इसी दौरान उनको एक दुख पहुंचा जब उनको ये खबर मिली कि भोपाल के अंदर उनके वालिद का इंतकाल हो गया है। लेकिन बीएससी करने के बाद उन्होंने कराची के अंदर कोई जॉब करने का फैसला किया। जब उन्होंने अपनी जॉब के मुताल्लिक अपने भाइयों को बताया कि मैं कोई जॉब करना चाहता हूं, तो उनके भाइयों ने कहा कि हम तुमसे जॉब नहीं करवाना चाहते, हम तुम्हें मजीद आगे पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अपने वालिदा की सिफारिश पर उनके भाई मान गए और इस तरह अब्दुल कदीर खान ने कराची के अंदर 1956 से 1959 तक मेजरमेंट डिपार्टमेंट में एज ए इंस्पेक्टर 3 साल तक काम किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी जॉब के दौरान उन्होंने पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दिया था। वो तालीम हासिल करने के लिए बाहर के मुल्क जाना चाहते थे और इसके लिए वो डिफरेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई भी करते रहे। खैर, 3 साल जॉब करने के बाद वो तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप पर जर्मनी आ गए, जहां पर उन्होंने 1965 में बर्लिन टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अपनी ग्रेजुएशन कर ली। इसके बाद वो हॉलैंड की डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी में आ गए। याद रहे कि हॉलैंड को आजकल नीदरलैंड भी कहा जाता है। डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी में 2 साल पढ़ने के बाद उन्होंने मटेरियल टेक्नोलॉजी में अपनी एमएस की डिग्री हासिल कर ली। डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के दौरान मिस्टर खान की मुलाकात एक जर्मन खतून से हुई जिसका नाम हेंड्रीना था। दोनों की ये पहली मुलाकात थी, लेकिन इस पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे को इतना जान गए कि बात शादी तक पहुंच गई। कुछ अरसे के बाद हेंड्रीना ने मिस्टर खान के रूबरू कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया और इस तरह दोनों की शादी हो गई। और इस तरह जर्मन खतून हेंड्रीना से हैनी खान बन गई और हैनी खान से इनकी 2 बेटियां दीना खान और आशा खान भी पैदा हुई। डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी से एमएस की डिग्री हासिल करने के बाद जब मिस्टर खान 1966 में पाकिस्तान वापस आए तो कराची स्टील मिल ने मिस्टर खान को नौकरी देने से इनकार कर दिया। वो बहुत परेशान हुए और बहुत उदास हुए और उदास होकर हॉलैंड वापस चले गए और एक लेबोरेटरी में एज ए रिसर्चर काम करने लग गए। लेकिन एमएस करने के बाद मिस्टर खान अपनी पीएचडी करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बेल्जियम की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई भी किया और उनको स्कॉलरशिप मिल भी गई थी। बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन में काफी देर पढ़ने और रिसर्च करने के बाद 1972 में मिस्टर खान को पीएचडी की डिग्री मिल गई और इस तरह वो अब्दुल कदीर खान से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बन गए। लेकिन पीएचडी करने के बाद मिस्टर खान एक बार फिर पाकिस्तान वापस आए, लेकिन इस बार भी उनको पाकिस्तान में कोई जॉब ना मिली। वो परेशान होकर उदास होकर अपनी बीवी के साथ हॉलैंड के शहर एम्स्टरडैम आ गए और यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग फर्म में काम करने लग गए। काफी देर काम करने के बाद 1974 में मिस्टर खान को हॉलैंड के अंदर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट यूरेनियम एनरिचमेंट पर काम करने का मौका मिला। लेकिन जब हॉलैंड के साइंसदानों को मालूम हुआ कि एक पाकिस्तानी साइंसदान हमारे मुल्क में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो उन्होंने मिस्टर खान की राह में रोड़े अटकाना शुरू कर दिए। ये पीरियड मिस्टर खान के लिए बहुत टफ पीरियड था, क्योंकि 1971 में मिस्टर खान को पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने का गम था, तो दूसरी तरफ 1974 में भारत ने पाकिस्तान पर एटमी धमाके कर दिए थे, जिससे मिस्टर खान को बड़ी तकलीफ पहुंची। वो अपनी बीवी को अक्सर कहा करते थे, मेरा मुल्क मुझे कब कबूल करेगा, मेरी कौम को मेरी जरूरत है, लेकिन शायद वहाँ के हुक्मरान अंधे हैं। खैर, इसके बाद 1976 में मिस्टर खान एक बार फिर पाकिस्तान आए। याद रहे कि मिस्टर खान हॉलैंड के अंदर एक अच्छी खासी जिंदगी बसर कर रहे थे। उस वक्त उनकी हॉलैंड के अंदर तकरीबन $2500 तनख्वाह थी, जो पाकिस्तानी तकरीबन 30,000 बनती थी। लेकिन मिस्टर खान ने अपनी जॉब को छोड़ने का फैसला किया और सिर्फ
पाकिस्तानी कौम की खातिर पाकिस्तान वापस आ गए। 1976 तक लोग आपको थोड़ा बहुत जान चुके थे क्योंकि आपने हालैंड के अंदर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट यूरेनियम इनरिचमेंट पर काम किया था। खैर, पाकिस्तान आकर आपकी मुलाकात उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो से हुई। मुलाकात में मिस्टर भुट्टो ने मिस्टर खान से पूछा, डॉक्टर साहब आप मुझे सच सच और साफ साफ बताएं कि क्या आप वाकई पाकिस्तान के अंदर एटम बम तैयार कर सकते हैं। मिस्टर खान ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम यकीनन पाकिस्तान के अंदर एटम बम तैयार कर सकते हैं। इसके बाद मिस्टर खान ने पाकिस्तान के अंदर एटम बम तैयार करने के लिए तैयारियां करना शुरू कर दी, लेकिन कुछ नाअहल लोगों ने आपकी राह में रोड़े अटकाना शुरू कर दिए क्योंकि उस वक्त सरकारी महकमे कुछ नाअहल लोगों के पास थे। तो मिस्टर खान बड़े परेशान हुए, बड़े मायूस हुए और उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान को छोड़ने का फैसला कर लिया। जब मिस्टर भुट्टो को मिस्टर खान के पाकिस्तान छोड़ने का इल्म हुआ तो मिस्टर भुट्टो ने मिस्टर खान को रोकने की बहुत कोशिश की कि आप पाकिस्तान छोड़कर ना जाएं, पाकिस्तान को आपकी जरूरत है। लेकिन मिस्टर खान पाकिस्तान छोड़ने पर बजिद थे। लेकिन इसके बाद उनकी बीवी और वालदा के समझाने पर मिस्टर खान ने पाकिस्तान ना छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद जब उनकी मुलाकात मिस्टर भुट्टो से हुई और कह दिया कि आज के बाद मैं पाकिस्तान कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा, तो मिस्टर भुट्टो बहुत खुश हुए। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि मिस्टर भुट्टो बहुत जज्बाती आदमी थे। उन्होंने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, आई विल सी द हिंदू बास्टर्स नाउ। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान कौम से खिताब भी किया और कह दिया, वी विल ईट ग्रास इवन गो हंग्री बट वी विल गेट आवर ओन एटम बम, वी हैव नो अदर चॉइस। इसके बाद 31 मई 1976 को मिस्टर भुट्टो की दावत पर मिस्टर खान ने इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी के पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और पाकिस्तान के लिए एक बार फिर से मेहनत करना शुरू कर दी। मिस्टर खान ने मिस्टर भुट्टो को यकीन दिलाया कि सिर्फ 7-8 सालों में हम पाकिस्तान को एटमी तवानाई के मैदान में आलमी ताकतों के मुकाबले में लाकर खड़ा कर देंगे। इसके बाद मिस्टर खान ने इस्लामाबाद के करीब कोहाटा के मुकाम पर एक प्लांट नस्ब किया और 3 साल तक इस प्लांट में काम करते रहे, लेकिन किसी को खबर तक भी न हुई। इसके बाद मुल्क के अंदर हुकूमत तब्दील हुई। 1977 में जनरल ज़िया-उल हक का दौर आया तो जनरल ज़िया ने पूरे मुल्क में मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया। लेकिन इनके दौर में भी कोहाटा प्लांट पर जारी काम में कोई असर न पड़ा, बल्कि जनरल ज़िया-उल हक ने मिस्टर खान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में हर तरह की मदद भी की थी। इसके बाद जब दुनिया को पाकिस्तान के खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम का इल्म हुआ तो दूसरे मुल्कों ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया। हालैंड की हुकूमत ने मिस्टर खान के ऊपर अहम मालूमात चुराने के इल्जाम में एक मुकदमा दर्ज कर दिया। लेकिन बाद में जब बरतानिया, बेल्जियम और जर्मनी के प्रोफेसरों ने इन इल्जामात का जायजा लिया तो उनको मालूम हुआ कि ये इल्जामात बेबुनियाद हैं। इसलिए उन्होंने मिस्टर खान को बरी करने की सिफारिश करते हुए कहा कि जिन मालूमात को चुराने के इल्जाम में मिस्टर खान के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है वो मालूमात आम बुक्स में भी मौजूद हैं। जिसके बाद हालैंड की हुकूमत ने मिस्टर खान को बाइज्जत बरी कर दिया। इसके बाद तमाम मुल्कों ने पाकिस्तान के लिए हर तरह की इमदाद बंद कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी मिस्टर खान और उनकी टीम अपने मिशन पर काम करती रही। और इस तरह वो तारीखी दिन आ गया जब मिस्टर खान ने ऐलान किया कि पाकिस्तान यूरेनियम की अफजूजगी में कामयाब हो चुका है, कोहाटा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है और इस तरह 1984 में पाकिस्तान एटम बम बनाने में कामयाब हो गया। नाजरीन, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वो मायानाज साइंसदान हैं जिन्होंने 8 साल के इंतहाई कलील अरसे में अपनी अनथक मेहनत से एटमी प्लांट नस्ब करके दुनिया के नामूर और नोबेल याफ्ता साइंसदानों को हैरान कर दिया था। तो ये था वो पसे मंजर कि पाकिस्तान ने कितनी मुश्किलात झेलने के बाद एटम बम तैयार किया था। मिस्टर खान कहते हैं कि जब 10 दिसंबर 1984 को मैंने खत के जरिए जनरल ज़िया-उल हक को एटम बम की तकमील के मुतल्लिक़ आगाह किया
तो जनरल जियाउल हक ने मुझे अपने पास बुलाकर गले से लगा लिया। इसके बाद जनरल जियाउल हक ने इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्री का नाम तब्दील करके डॉक्टर AQ खान लेबॉर्ट्री रख दिया। इसके बाद मुल्क के अंदर 1988 में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत आई। ऐसा कहते हैं कि बेनजीर भुट्टो ने अपनी हुकूमत के दौरान एटम बम मंसूबे को फ्रीज करवाने की बहुत कोशिश की। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल हमीद काकर पर अमेरिका ने दबाव डाला कि एटम बम मंसूबे पर काम बंद कर दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी जनरल हमीद काकर ने एटम बम मंसूबे पर काम को तेज करने की अपील कर दी। इसके बाद 1994 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत आई और 1998 में मिस्टर खान ने भारतीय एटमी हमलों के जवाब में मियां नवाज शरीफ को एटमी हमले करवाने की दरखास्त की और 28 मई 1998 को वो तारीखी दिन आया जब पाकिस्तान ने चागी की पहाड़ियों में अपने एटम बम का कामयाब तजर्बा कर लिया और इस तरह पाकिस्तान एटमी ताकत रखने वाले मुल्कों की सफ में शामिल हो गया। इसके बाद मिस्टर खान न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पूरे आलम इस्लाम के हीरो बन गए। मगरबी दुनिया ने प्रोपेगेंडा करते हुए पाकिस्तानी एटम बम को इस्लामिक एटम बम का नाम दे दिया, तो मिस्टर खान ने इस नाम को बड़ी खुशी से कबूल कर लिया। एटम बम के कामयाब तजर्बे के बाद मिस्टर खान को मोहसिन पाकिस्तान का लक़ब दिया गया, लेकिन इसके बाद मिस्टर खान का जवाल तब शुरू हुआ जब परवेज मुशर्रफ का दौर आया और परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका के दबाव में आकर मिस्टर खान को कहोटा प्रोजेक्ट से हटाकर एक मशीर मुकर्रर कर दिया और मिस्टर खान के ऊपर दूसरे मुल्कों को एटमी में मवाद फराहम करने का इल्जाम लगाया गया, जिसकी बिना पर मिस्टर खान को अपने ही घर में नजर बंद कर दिया गया, जिस पर वो अपनी जिंदगी में अफसोस का इजहार करते थे। नजरबंदी के दौरान मिस्टर खान से एक जबरदस्ती बयान रिकॉर्ड करवाया गया। उनके सामने स्क्रिप्ट पड़ा हुआ था, उन्होंने पढ़ने से इनकार कर दिया, लेकिन जबरदस्ती उनसे ये कहलवाया गया कि हाँ मैंने दूसरे मुल्कों को एटमी में मवाद फराहम किया था। लेकिन 2013 में एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 मुल्कों को एटम बम बनाने के गुण बताए थे, अलबत्ता उन्होंने इन 2 मुल्कों के नाम नहीं बताए। नाजरीन, मिस्टर खान वो साइंसदान थे जिन्होंने इंतहाई कलील वक्त में पाकिस्तान को एटमी मुल्कों के सामने लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन अफसोस कि पाकिस्तानी कौम ने इनको भी न छोड़ा, इन पर तरह तरह के इल्जामात लगाए। मिस्टर खान वो शख्स थे जिन्होंने ये कहा था कि मेरा मुल्क मुझे कब कबूल करेगा, मेरी कौम को मेरी जरूरत है। लेकिन अफसोस कि इस कौम ने मिस्टर खान को क्या दिया। मिस्टर खान के ऊपर दूसरे मुल्कों को एटमी में मवाद फराहम करने का इल्जाम लगवाया गया। मिस्टर खान के ऊपर HEV डिजाइन शुमाली कोरिया मुंतकिल करने का इल्जाम लगवाया गया। मिस्टर खान को नजरबंद कर दिया गया, इनको तकलीफें पहुंचाई गईं, लेकिन शायद पाकिस्तानी कौम जानती नहीं थी कि मिस्टर खान को इस्लामिक एटम बम बनाने का बाप भी कहा जाता है। एक इंटरव्यू में मिस्टर खान ने कहा कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर पाकिस्तानी कौम के लिए काम करने का पछतावा है। याद रहे कि मिस्टर खान वो शख्स थे जो हालैंड के अंदर एक अच्छी जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम की खातर पाकिस्तान वापस आए। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तानी कौम ने इनके साथ क्या किया। दिन रात काम करने की बदौलत मिस्टर खान की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। 26 अगस्त 2021 को मिस्टर खान की वफात की एक झूठी अफवाह फैली, लेकिन मिस्टर खान ने एक वीडियो पैगाम के जरिए इस अफवाह को गलत करार दे दिया और कहा कि आप मेरे लिए सिर्फ दुआ करें। लेकिन 10 अक्टूबर को सुबह 6 बजे फेफड़ों के मर्ज के सबब उनको इस्लामाबाद के KRL हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर उनकी तबीयत मजीद खराब हो गई। डॉक्टरों ने मिस्टर खान को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 10 अक्टूबर 2021 को 7:04 पर वो पाकिस्तानी कौम को सोगवार करके इस दुनिया फानी से कूच कर गए। मिस्टर खान की वसीयत के मुताबिक उनकी नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा की गई और वहीं पर उनकी तदफीन की गई। दिन रात काम करने की बदौलत मिस्टर खान को 14 अगस्त 1996 को सदर पाकिस्तान फरूक लगारी ने
पाकिस्तान के सबसे बड़े एजाज निशान पाकिस्तान से भी नवाजा, जबकि 1989 में मिस्टर खान को तमगा इम्तियाज भी मिला। मिस्टर खान ने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे फलाही काम भी किए। उन्होंने एक अदारा सेटर के नाम से बुनियाद रखी, जिसका मकसद तालीमी और फलाही कामों में सरगर्म अमल रहना है। इसके अलावा उन्होंने लाहौर के अंदर डॉक्टर AQ खान अस्पताल की बुनियाद भी रखी। हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक मिस्टर खान को जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार जरूर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।